अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और बरकत हो। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पेज नंबर 94, चैप्टर नंबर 15, क्लास 10th, पेज नंबर 94, चैप्टर नंबर 15 और टॉपिक है 15.2 जिसकी हेडिंग है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। डन बेटा। तो बहुत अहम टॉपिक है, वीडियो एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बच्चों को याद करवा दूं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट्स बनाना शुरू करें। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जीन्स, व्हाट is a gene? Gene is a part of DNA. जीन डीएनए का पार्ट है। जीन डीएनए का पार्ट है। अब डीएनए का वो पार्ट है, जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए which what? Specific instructions, खास इंस्ट्रक्शंस हैं भाई। किस चीज की इंस्ट्रक्शंस? खास इंस्ट्रक्शंस हैं भाई। किस चीज की इंस्ट्रक्शंस? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डन हो गया मेरा बच्चा। तो व्हाट इज जीन? तो जीन डीएनए का हिस्सा है। अच्छा जी, डीएनए का कैसा हिस्सा? जिसमें एक खास प्रोटीन बनाने की इंस्ट्रक्शंस हैं। मेरे बच्चों, मैं हेड से लेकर टोज तक, सर से लेकर अपने पांव के नाखूनों तक मैं प्रोटीन्स का बना हुआ हूं। जाइगोट जब मेरा बना था, मेरे अब्बू के स्पर्म और अम्मी के एग से जब मेरा जाइगोट बना था, तो उस जाइगोट में मेरे अम्मी अब्बू ने मुझ में जीन्स भेजी थी। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझ में डीएनए भेजा था। और फिर जाइगोट के राइबोसोम्स ने पूछा था कि इस लड़के की प्रोटीन्स कैसे बनाएं। तो वो प्रोटीन्स किस किस्म की बनाएं, किस किस्म की प्रोटीन्स बनाएं, मतलब मेरी फिजिकल हालत, मेरी जो जाहिरी हालत है, किस किस्म की प्रोटीन्स बनाएं। वो प्रोटीन्स बनाने की सारी इंस्ट्रक्शंस किसमें थी? मेरे डीएनए में थी। और डीएनए के अंदर किसमें थी? जीन्स में थी। किसमें थी मेरा बेटा? जीन्स में। लिहाजा अगर मैं ये जानना चाहूं कि जीन की नेचर क्या है और जीन कैसे काम करती है, तो मेरा बच्चा, अगर मैं ये जानना चाहूं, इन ऑर्डर टू नो, अगर मैं ये जानना चाहूं, क्या जानना चाहूं? नेचर ऑफ जीन्स। अगर मैं जीन्स की नेचर जानना चाहूं, या मैं ये जानना चाहूं कि ये फंक्शन कैसे करती हैं, फंक्शन ऑफ जीन्स मैं जानना चाहूं। नेचर से मुराद के जीन के अंदर क्या है, जीन कैसे बनी हुई, जीन का स्ट्रक्चर क्या है, और मैं ये जानना चाहूं कि जीन कैसे फंक्शन करती है। फंक्शन से मुराद वो कैसे वर्किंग करती है, कैसे वर्किंग करती है। तो मुझे डीएनए की स्टडी करनी होगी।
तो मुझे स्टडी करनी होगी किसकी? डीएनए की। डीएनए की मुझे स्टडी करनी होगी। अब मैं ये सवाल करता हूं कि डीएनए कहां है मेरे सेल के? किधर है जी डीएनए? तो पता लगा कि डीएनए मेरे सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। डीएनए क्रोमोसोम की शक्ल में है न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए किस शक्ल में है? क्रोमोसोम की शक्ल में है न्यूक्लियस के अंदर। तो फिर अगर मुझे डीएनए की स्टडी करनी है तो डीएनए तो किस शक्ल में है? डीएनए क्रोमोसोम की शक्ल में है। तो फिर अल्टीमेटली मुझे स्टडी करनी है क्रोमोसोम की। मुझे किसकी स्टडी करनी है? क्रोमोसोम की। अगर मैं क्रोमोसोम की डिटेल स्टडी करूंगा तो मैं डीएनए की स्टडी करूंगा, और अगर मैं डीएनए की स्टडी करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली जीन की स्टडी कर लूंगा, क्योंकि जीन पार्ट ऑफ डीएनए है और डीएनए क्रोमोसोम की शक्ल में है हमारे अंदर। डीएनए किस शक्ल में बेटा? क्रोमोसोम की शक्ल में है। इजी मेरा पुत्र। और अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम सब के जो अब्बू हैं, अब्बू के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि हर इंसान में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और हमारी अम्मी भी 46 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है। तो अम्मी फीमेल के लिए मैं ये वाला साइन बनाऊंगा और मेल पेरेंट के लिए मैं इस तरह का साइन बनाऊंगा। और हम सब ने 9th में ये बात पढ़ी थी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला इंडिविजुअल, उसमें मायोसिस होगी, और जब उसमें मायोसिस होगी तो 23 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल स्पर्म्स बनेंगे, और मदर में जब मियोसिस होगी तो 23 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल एग्स बनेंगे। अब जब फादर का स्पर्म और मदर का एग आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला जाइगोट। क्या बन जाएगा बेटा? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला जाइगोट। तो अब आपकी किताब में बाकी की लाइंस में यह चीज बताई गई है कि ह्यूमंस के मेल पेरेंट में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल पेरेंट में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, जब बनते हैं गैमीट्स, दैट इज स्पर्म्स, या फिर जब एग्स बनेंगे, तो पुत्र जी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के आधे इधर आ जाएंगे और आधे उधर चले जाएंगे। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के आधे इधर आ जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे। तो फिर मैं तो ये कहूंगा 46 के बजाय मैं ये अल्फाज रखूंगा कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मेल में है और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल में है। और जब इनके गैमीट्स बनते हैं तो 23 पेयर्स के, पेयर्स है ना, पेयर से मुराद जोड़े, तो जोड़े का एक मेंबर, हर जोड़े का एक एक मेंबर यहां आ जाता है और हर जोड़े का, हर पेयर का एक एक मेंबर यहां चला जाएगा। इसी तरह हर जोड़े का, एग का एक एक मेंबर इस सेल में चला जाएगा और एक एक मेंबर उस सेल में चला जाएगा। और जब औलाद बनेगी तो उसके अंदर फिर 23 पेयर्स आ जाएंगे। उसके अंदर फिर कितने आ जाएंगे बेटा? 23 पेयर्स। तो मैं बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स का 46 कहता, मैंने इसको क्या कह दिया है? 23 पेयर्स। तो ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स हैं। उन पेयर्स में से एक एक मेंबर, हर पेयर का एक मेंबर एक गैमीट में और दूसरा मेंबर दूसरे गैमीट में चला जाता है। ठीक है जी। अब मैं कर रहा हूं पॉज, आप भी पॉज कीजिए
और बुक की रीडिंग कर लें। मेरा ख्याल है मैंने सिर्फ अभी फर्स्ट पैराग्राफ कराया है आपको टॉपिक क्रोमोसोम्स एंड जीन्स का। डन। तो यहां पर पॉज करके आप इसकी रीडिंग कर लें जनाब अली। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब आप अपने इस टॉपिक क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के सेकंड पैराग्राफ पर आप हेडिंग दे सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो व्हाट इज द हेडिंग? हेडिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। आप लोग हेडिंग दे दो, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स हेडिंग दे दी। पॉइंट 1, क्रोमोसोम में डीएनए किस शक्ल में है? क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है। लें जी, क्रोमोसोम किससे बना? क्रोमेटिन मटेरियल से। किससे मेरा बच्चा? क्रोमेटिन मटेरियल। इसको क्रोमेटिन मटेरियल, तो आइए हम इसका निक नेम रख देते हैं और वो है क्रोमेटिन। ठीक हो गया? तो क्रोमेटिन मटेरियल है जी। क्या है बेटा? क्रोमेटिन। आहा, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या है? तो क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर नंबर 1 डीएनए है एंड नंबर 2 प्रोटीन्स हैं। क्या है मेरा बच्चा? प्रोटीन्स है। आहा, प्रोटीन्स का नाम क्या है? प्रोटीन्स का नाम है जी हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का नाम क्या है भाई? हिस्टोन प्रोटीन्स। और इन दोनों को मिलाकर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। डन बच्चा? ये मैंने अंडरलाइन करते हुए जरा इसको कटिंग होगी, इट्स ओके। तो डीएनए प्लस प्रोटीन्स हैं। क्रोमेटिन मटेरियल में क्या क्या है? डीएनए है और प्रोटीन्स हैं। डीएनए है और प्रोटीन्स हैं। भाई कैसे? तो सुने पुत्र जी, हिस्टोन प्रोटीन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किताब पर लिख लें कि हिस्टोन प्रोटीन्स पर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, और हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने? 8 मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर आप ये भी लिख लें कि हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। डन। तो मैं यहां पर ये ड्राइंग करने लगा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बैक साइड पर भी। तो ये एक बॉल सा बन जाएगा। तो आप अपनी किताब में डायग्राम भी देख सकते हो। आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक रेड कलर का बॉल उन्होंने बनाया हुआ है। आहा, ये हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के 8 मॉलिक्यूल्स और इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अमूमन प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज होती हैं, लेकिन हिस्टोन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। अच्छा, उधर से डीएनए का स्ट्रैंड आता है। ये डीएनए का स्ट्रैंड आ रहा है, ठीक है? ये डीएनए का स्ट्रैंड, ये मेरा बेटा 1 मर्तबा और फिर 2 मर्तबा, ये 2 मर्तबा इस बॉल के ऊपर वर्ड इस्तेमाल करूंगा रैप। तो ये डीएनए, मैं वर्ड क्या इस्तेमाल करूंगा? डीएनए रैप्स ओवर हिस्टोन प्रोटीन्स। 2 दफा रैप होकर तो फिर आगे निकल जाता है डीएनए का मॉलिक्यूल। डीएनए का मॉलिक्यूल आगे निकल जाता है
और फिर आगे 1 2 3 4 पीछे 5 6 7 और 8, फिर दोबारा एक हिस्टोन का बॉल आ जाएगा, फिर उसके ऊपर 2 दफा रैप होकर तो आगे निकल जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा। तो इस तरीके से ना दीज आर हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, दीज आर व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन्स, दीज आर व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये हिस्टोन्स हैं और ऊपर डीएनए रैप्स ट्वाइस और होकर तो आगे निकल जाता है। तो बच्चों हिस्टोन का बॉल और रैप्ड डीएनए जो स्ट्रक्चर बनाएगा, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहेंगे। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के डिफाइन न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन मेरे बच्चे मार्क कर लें कि डीएनए रैप्स ओवर हिस्टोन्स एंड फॉर्म्स अ राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन याद कर लें कि डीएनए रैप्स ओवर हिस्टोन्स टू मेक अ राउंड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो मेरा बच्चा ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स, ये राउंड स्ट्रक्चर्स, दीज आर न्यूक्लियोसोम्स। अच्छा, अब एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान, एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान भी डीएनए मौजूद है। तो जी हां, एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान भी डीएनए है। तो देयर इज अ डीएनए बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम्स। तो 2 न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान क्या है मेरा बच्चों, डीएनए है। और ये जैसे ये मेरे पास, अगर मैं थोड़ी सी तस्वीर थोड़ी खुली खुली कर दूं, ठीक है, तो ये अगर आप देख सकें तो ये देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा क्रोमेटिन का, कि जो तस्बीह के दाने हैं वो न्यूक्लियोसोम्स हैं और इसके दरमियान जो सब्ज कलर का जो धागा है वो धागा वो डीएनए है, जो कि 2 न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान में जो डीएनए है। तो इंटर न्यूक्लियोसोम के दरमियान, जो इंटर से मुराद मतलब ही दरमियान होता है, तो ये जो ग्रीन कलर का जो धागा नजर आ रहा है ये इंटर डीएनए है। क्या है मेरा बच्चा, डीएनए। तो वो कहता है, राइटर कह रहा है कि डीएनए बिटवीन द न्यूक्लियोसोम्स, डीएनए बिटवीन द न्यूक्लियोसोम्स। तो ये डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम्स दे शो अस बीड्स इन अ स्ट्रिंग। तो अभी मैंने आपको जो तस्बीह दिखाई, वो तस्बीह को हम इंग्लिश में प्रे बीड्स बोलते हैं, प्रे बीड्स, तस्बीह के दाने। तो पता ये लगा कि वो जो दाने और प्लस जो स्ट्रिंग, जो धागा है, इस तरह की अपीयरेंस होती है किसकी, क्रोमैटिन की। किसकी मेरे बच्चों, क्रोमैटिन की। एनी प्रॉब्लम हो? और दीज फाइबर्स लिखा हुआ आएगा, तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। फाइबर्स को अंडरलाइन करके लिख लो, क्रोमैटिन के रेशे, क्रोमैटिन के धागे। पुत्र, अब ये धागे, ये क्रोमैटिन के धागे, अब क्या होगा कि ये कॉइल, और अंदर अब मैं अगर यूं कर लूं तो वो अंदर न्यूक्लियोसोम्स हैं। क्या है बेटा, न्यूक्लियोसोम्स हैं। तो क्रोमैटिन मटेरियल पुत्र कॉइल और सुपर कॉइल, कॉइल और सुपर कॉइल। तो क्रोमैटिन मटेरियल कॉइल और सुपर कॉइल, कॉइल और सुपर कॉइल, कॉइल और सुपर कॉइल होकर बना देता है, कॉइल और सुपर कॉइल, कॉइल और सुपर कॉइल होकर बना देता है क्रोमोसोम। तो ये देखो, ये मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया है जिसके दरमियान में सेंट्रोमियर है। क्या है मेरा बच्चा, सेंट्रोमियर। और पता ये लगा कि ये क्रोमोसोम के आर्म्स हैं, और अगर मैं यहां से ये वाला सिरा
और इधर से ये वाला सिरा पकड़ कर अगर मैं खोल दूं तो पता ये लगेगा कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो सहारा दे रही हैं और डीएनए ऊपर लिपटा हुआ है, ठीक है। तो प्रोटीन्स क्या दे रही हैं? सहारा। तो पता लगा कि ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर, वर्ड क्या है? कंडेंस, मतलब कॉइल एंड सुपर कॉइल होकर, तो इट मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। वो अलग बात है कि ये डुप्लीकेट हो सकता है, तो वो हमने पढ़ा हुआ है एस फेज के दौरान इट डुप्लीकेट्स। तो बेटा अंदर क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है, और क्रोमेटिन मटेरियल में क्या है? डीएनए और प्रोटीन्स हैं, और ये क्या बना रहे हैं? कॉइल और सुपर कॉइल होकर क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। डन। और अब मैं अपने बच्चों को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कराने लगा हूं। आप काइंडली यहां पर पॉज लें और पॉज लेकर ये सेकंड पैराग्राफ सारा पढ़ लें। न्यूक्लियोसोम की एक दफा डायग्राम देख लें अपनी किताब पर, और हो सके तो डायग्राम एक दफा ड्रॉ भी कर लें, ठीक है। तो मैं पॉज कर रहा हूं, आप लोग भी पॉज करके जो काम मैंने दिया है वो कर लें, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जनाब आली, अब आपने देख लिया होगा कि पहले मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, अब मैं लिख रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मेरा बच्चा इस पर काम किया, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने किया, सेकंड ईयर में जाकर पढ़ेंगे। वॉटसन एंड क्रिक, तो फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन का काम पढ़ने लगे हैं, और इन दोनों ने जो डीएनए का मॉडल पेश किया था, अब हम उस पर बात करेंगे। डन। तो सबसे पहली बात तो अंडरलाइन करें, पॉइंट बनाएं। पॉइंट नंबर 1 कि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कब बताया था? तो आप कहोगे जी 1953 में। वॉटसन का पूरा नाम जेम्स वॉटसन और क्रिक का पूरा नाम फ्रांसिस क्रिक। तो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। डन। अब पहला पॉइंट तो बन गया कि आपने इनकी डेट और इनके पूरे नाम बता दिए। अब जो काम की बात है वो ये है कि इन्होंने कहा था, वॉटसन और क्रिक ने ये बात कही कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। 2 अदद रेशे हैं, स्ट्रैंड्स हैं। स्ट्रैंड्स किस चीज के हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। ये क्या बला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड? तो थोड़ी देर बाद। और कहते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड्स, इधर देखो बेटा, ये दोनों स्ट्रैंड्स सीधे नहीं हैं। वो कहता है ये दोनों स्ट्रैंड्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छा, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है स्प्रिंग की तरह का, ठीक है। यहां चलो अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं कर लूं तो यूं होता है। अब ये एक स्ट्रैंड बनाया है तो दूसरा स्ट्रैंड मेरा बेटा यूं जाएगा। तो पता ये लगा कि ये एक तो स्पाइरल शेप्ड है, ऊपर से डबल है, तो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब मैं अपने बच्चों को बता दूं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या चीज है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मेरे पास डस्टर नहीं है, लिहाजा मैं ये पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो कर रहा हूं। अच्छा, अभी इधर देखिएगा, बोर्ड पर देखें। कहता है
न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है? न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, जब ढेर सारी न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ी हो तो वो बना देगा पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब अगर मुझे पॉली न्यूक्लियोटाइड समझना है तो उससे पहले मुझे न्यूक्लियोटाइड समझना होगा। क्या समझना होगा? न्यूक्लियोटाइड। लो मेरा बच्चा, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? तो मैं ये सारा मिटाने लगा हूं क्योंकि ना मुझे जरूरत होगी ज्यादा जगह की। लो बच्चों, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? क्योंकि डीएनए मुश्तमिल है न्यूक्लियोटाइड पर। तो जनाब, न्यूक्लियोटाइड is made up of three things. Number one, phosphate group, जिसको आप मैट्रिक में सिर्फ यूं कह लें, P बनाएं और इसके इर्द गिर्द गोल दायरा बना दें, फॉस्फेट ग्रुप। अगर कुछ ज्यादा ही आपको तहकीक आई हुई है तो आप यूं समझ लें कि आप इसको कह सकते हैं PO4 -3। सो दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। एक फॉस्फेट ग्रुप है। नंबर 2, 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन शुगर है और इस शुगर का नाम है, चूंकि डीएनए में मौजूद है तो आपने इसको कहना है डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब मेरा बेटा, अगर मैं इसकी डिटेल में जाता हूं तो सेकंड ईयर की बायो बनती जाएगी, लिहाजा आपकी किताब में यह भी नहीं बताया हुआ, लेकिन सीखना जरूरी है क्योंकि रटा कहां तक मार लेंगे बेटा, फिर रटा आगे साथ नहीं देता। तो 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, जिसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। इसको आपने अपने मैट्रिक के लेवल में सिर्फ एक 5 रिंग स्ट्रक्चर बनाकर, 5 कॉर्नर्ड रिंग, और अंदर S लिख देना, दैट इज शुगर। एंड नंबर 3 पर अंदर नाइट्रोजनस बेसिस है। नाइट्रोजनस बेसिस, ये जब तक नहीं करोगे आपको वाटसन और क्रिक मॉडल नहीं आने वाला, ठीक है ना? तो बुखल नहीं करना बेटा, सीखना, नॉलेज लिया करो। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की हैं, एक है प्यूरीन्स और दूसरी है पायरीमिडीन्स। अच्छा, जो प्यूरीन्स हैं, प्यू से याद रखना है, मां जो है वो प्यू को क्या कहती है? मां प्यू को कहती है एजी। सुनते हो? तो ए से निकला एडिनिन और जी से निकला गुआनिन। तो ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि प्यूरीन्स हैं, और प्यू हमेशा घर का बड़ा होता है, तो ये डबल रिंग है। एक आपने बना देना है 6 कॉर्नर्ड रिंग और दूसरा आपने बना देना है 5 कॉर्नर्ड रिंग। अगर ए लिख दोगे तो ये एडेनिन है, अगर अंदर जी लिख दोगे तो वो गुआनिन है। इसी तरह वो पायरीमिडीन्स जो डीएनए में मौजूद हैं उन्हें कहते हैं टीसी। एक है थायमीन और दूसरी है साइटोजीन। थायमीन और साइटोजीन ये सिंगल रिंग बेसिस हैं और इन्हें आपने सिंपल 6 कॉर्नर्ड रिंग बना देनी है। अगर टी लिख दोगे तो थायमीन है और अगर सी लिख दोगे तो साइटोजीन है। इजी बच्चों, ये जरा बसूरी सी बन गई है, जरा दोबारा मैं बता देता हूं। तो ये लो जी, ये मैंने 6 कॉर्नर्ड रिंग बना दिया, डन। तो ये थायमीन है और ये एडिनिन है। क्लियर हो गया? तो 3 चीजों पर मुश्तमिल है न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सही पहुंचे हो, ये आपने पढ़ा हुआ है।
अगर आपको आपके टीचर ने 9th क्लास के अंदर 7th चैप्टर में ATP बनाई होगी, तो ATP भी एक न्यूक्लियोटाइड है। लो बच्चों आओ फिर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड में आपने फॉस्फेट पकड़ना है, फॉस्फेट को मिला देना है आपने शुगर से, और यहां पर अगर आप सिंपल एक सिंगल रिंग बना रहे हो, सिंपल एक सिंगल रिंग बना रहे हो, तो आपने जरूर यहां थायमीन बनाइए या साइटोसिन बनाइए, तो इसका नाम रख दोगे, इसका नाम रख दोगे थायमीन न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके कोर्स में नहीं है, पूछे क्यों? आप डायग्राम में देखें, जो राइटर ने जो डायग्राम दी हुई उस डायग्राम में ये बनी हुई है वाली न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये अब आपके समझ में आ रहा होगा कि डायग्राम में है क्या। चले आए भाई अगली बनाते हैं, अगली ये थायमीन। अच्छा जी, अगली न्यूक्लियोटाइड मैं बनाना चाह रहा हूं जी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। चलो जी, फिर दोबारा फॉस्फेट ग्रुप, उसको आपने यूं कर दिया इस तरह, तो ये हो गया शुगर। अब आगे ये डबल रिंग बेस है, तो पहले मैं बनाऊंगा 5 कॉर्नर रिंग और उसके साथ मैं बना दूंगा 6 कॉर्नर रिंग। तो ये देखो मैंने 2 अदद रिंग्स बनाए हैं। तो यहां मैंने एडेनिन बनाई है या गुआनिन, तो चलो मैं यहां पर ए लिख रहा हूं। तो ये मैंने बना दी है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये ना बॉन्डिंग जरा ध्यान से करना, ये मैंने 6 कॉर्नर रिंग से नहीं जोड़ी बेटा, इसका बॉन्ड मैंने 5 कॉर्नर रिंग के साथ बनाया है। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है, ठीक है, वरना ये ना हो कि डायग्राम आपकी गलत हुई भी हो। ये तो मैं थायमीन का भी लिखना भूल गया था इसका। चलो, सो दिस इज एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अब अगर आप कहो कि सर जी गुआनिन की बना दें, तो चलो फिर आइए ये देखें, मैंने फिर एक फॉस्फेट ग्रुप पकड़ा, उसको किसके साथ जोड़ दिया मैंने, शुगर के साथ, और उसका मैंने फिर एक 6 कॉर्नर रिंग ले लिया। तो बनाने में चला था गुआनिन, जबकि बन गई साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि सिंगल रिंग जो बेस है वो साइटोसिन है या फिर थायमीन है। तो ये मैंने बना दी है साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। अब आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड की 4 किस्में, सॉरी कितनी किस्में, 4। और हर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट और शुगर कॉमन है सब में। ये देखो इधर भी फॉस्फेट और शुगर कॉमन, फॉस्फेट शुगर कॉमन। डिफरेंस आ रहा है तो नाइट्रोजनस बेस पर आ रहा है। तो ये फिर आ गया फॉस्फेट, शुगर, और अब यहां पर मैं डबल रिंग बनाना चाह रहा हूं। तो पता ना, पहले मैं 5 कॉर्नर रिंग बनाऊंगा और उसके बाद मैं 6 कॉर्नर जो है वो रिंग बना दूंगा, और अंदर क्या रह गई थी भाई, गुआनिन। तो ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड है। लो जी, तो टोटल 4 किस्मों की न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के अंदर। टोटल कितनी पुत्र, 4 किस्में हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कौन सी? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमीन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। और तुम्हें पता है एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है वो यहां से बॉन्ड बना सकती है और नीचे वाली न्यूक्लियोटाइड से वो कनेक्ट कर सकती है, और इस तरह ये वाली शुगर फिर अपने नीचे मौजूद फॉस्फेट से कनेक्ट हो जाएगी और पता लगेगा, ये लो जी, कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आप समझे हो? ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये वाली की शुगर इस फॉस्फेट से मिल जाएगी और ये वाली की शुगर इस फॉस्फेट से मिल जाएगी, और ये वाला इस शुगर से जाकर मिला होगा और पता लगेगा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया। अब मैं मिटाकर बोर्ड में दोबारा ये स्केच करने लगा हूं, आपका टाइम ना वेस्ट हो, लिहाजा मैं पॉज करके तो फौरन से पहले हाजिर हो रहा हूं, ठीक है।
लें जी, तो मेरा बच्चा फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस, ये देखो अब ये वाली न्यूक्लियोटाइड नीचे वाली न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट हो गई, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस, तो फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस। क्लियर हो गया? अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन रहा है। वॉटसन और क्रिक कहते हैं कि सिंगल नहीं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है कौन? डीएनए का मॉलिक्यूल। कितने? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। लेकिन मेरा बेटा अगर मैं शुगर सीधी बनाऊं, यूं करके अगर मैं शुगर सीधी बनाऊं, डन, सीधी शुगर, तो ना इसका हम सेकेंड ईयर में पता लगेगा कि शुगर के 5 कार्बन्स हैं, तो जो 5th कार्बन है उसका ऊपर है 5 और यहां पर ना इसका 3rd कार्बन है, तो आप इसको बोलोगे 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम। अब ये याद रखना, अगर शुगर सीधी हो तो आप उस स्ट्रैंड को, अगर मैं यूं कह दूं कि जी ये एक स्ट्रैंड है, तो आप उसकी निशानी दोगे जी ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, मतलब शुगरें सीधी हैं, शुगरें सीधी हैं। वॉटसन और क्रिक कहते हैं कि इसका जो सामने वाला जो स्ट्रैंड है, ये लो जी, ये मैं सामने वाला स्ट्रैंड बना रहा हूं, सामने वाले स्ट्रैंड में शुगरें सीधी नहीं, शुगरें उल्टी हैं। तो शुगरें शुगरें बोल रहा हूं, असल में शुगर्स हैं, तो वो जो शुगर है वो उल्टी है। तो आइए मैं उल्टी शुगर बना रहा हूं, ये देखें, ये जब शुगर मैंने उल्टी बना दी तो फिर क्या हुआ कि 3 प्राइम ऊपर चला गया, 3 प्राइम ऊपर चला गया और 5 प्राइम नीचे आ गया, तो इसका स्ट्रैंड मैं बोलूंगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब मेरा बेटा अगर मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, अगर मेरे पास ये 2 मार्कर्स हैं, ये देखो दोनों का ढक्कन ऊपर की जानिब है, तो ये दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं इसका ढक्कन यूं नीचे कर दूं, तो अब आप बोलोगे बोथ द मार्कर्स आर एंटी पैरेलल। बोथ द मार्कर्स आर व्हाट? एंटी पैरेलल या कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप बोलोगे ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल से मुराद अगर एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरी क्या हो जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी ये ऐसे है और ये ऐसे है। गॉट इट मेरे बच्चों? तो पता ये लगा कि जनाब सामने वाला स्ट्रैंड उलट है, सामने वाला स्ट्रैंड उल्टा है। गॉट इट? तो सामने वाला जब स्ट्रैंड उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं। अब उल्टे स्ट्रैंड का भी एक सिरा फॉस्फेट से जा जुड़ा है, डन। और यहां पर अगर मैं यहां से फॉलो करूं तो उसके सामने यहां भी क्या होगा? फॉस्फेट। और अगर मैं यहां देखूं तो यहां आएगी नाइट्रोजनस बेस, तो ये सामने वाला स्ट्रैंड बन गया, सामने वाला। चलो अभी इसकी भी मैं अगर शुगर उल्टी बना लूं, ये लो जी, ये मैंने शुगर उल्टी बना ली इसकी, ठीक है। चलो इसी बहाने मुझे अच्छा वाला मार्कर मिल गया। अच्छा, अब शुगर मैंने उल्टी बना ली, तो फिर यहां पर क्या आएगा? फॉस्फेट। नहीं, अगर मैंने इसकी उल्टी बनाई है तो कनेक्टिविटी तो ऊपर वाले फॉस्फेट से होनी है, ठीक है। तो ये फॉस्फेट असल में मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया था, तो जरा मैं इसको दूर करके बनाऊं। ये ले जी, ये फॉस्फेट। तो फॉस्फेट अब क्या बेस ऊपर है इस शुगर की, ये फिर और ज्यादा ऊंची बन गई। ये लो जी बेस, और ये आ गया, और ये देखो जी ये शुगर उल्टी हो गई, तो ये शुगर है, तो फॉस्फेट यहां कनेक्टेड है, और फिर यहां पर आ गया फॉस्फेट, और फिर नीचे उल्टी शुगर होगी, और यहां पर ये लो जी, और इसके सामने फिर इसकी नाइट्रोजनस बेस। इजी बता ले जी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, मेरे बच्चों को तो सब कुछ आ गया है। ले जी, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये उल्टी शुगर्स है। क्या है मेरा बच्चा? उल्टी शुगर्स है। अच्छा, वॉटसन और क्रिक कहते हैं कि अगर हम दूर से देखें तो
एक स्ट्रैंड के ऊपर दूसरा स्ट्रैंड डबल हेलिक्स बना रहा है। क्या बना रहा है? डबल हेलिक्स। कहता है अगर हम इस स्ट्रैंड को सीधा कर दें तो ये स्ट्रैंड हमें एक लैडर की तरह दिखता है, एक सीढ़ी की तरह दिखता है, एक सीढ़ी की तरह दिखता है। अब सीढ़ी के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, सीढ़ी के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होते हैं स्टेप्स, ये हैं स्टेप्स, और ये हैं बैक बोन्स कह लो सीढ़ी की, बैक बोन्स, या फिर इन्हें रेलिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? रेलिंग्स। इजी। वॉटसन और क्रिक कहते हैं कि जो बैक बोन्स है वो फॉस्फेट शुगर्स की बनी हुई है। ये लो जी, ये मैंने बैक बोन्स बना दी। तो बैक बोन्स किसकी बनी हुई है? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। लेकिन जो स्टेप्स हैं वो कहता है वो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान बनते हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर बनेंगे, तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी आमने सामने आएंगी? नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी आमने सामने आएंगी? ये भी एक खास अल्लाह की जानिब से एक खास पेयरिंग है इनकी, और वो है, मेरे बच्चों ने ये याद रखना है, एट जीसी। मैं कहता हूं एट गवर्नमेंट कॉलेज, तो एट जीसी याद रखें, एट जीसी। याद रखें कि अगर एक की नाइट्रोजनस बेस, अगर एक की नाइट्रोजनस बेस ए है, यानी कि इसके सामने एडिनिन है, तो एडिनिन के सामने हमेशा थायमीन आएगी। ये बड़ी स्पेसिफिक पेयरिंग है बेटा, बहुत स्पेसिफिक पेयरिंग है। डन यार, इस कपड़े का मजाक ना उड़ाना। ए के सामने हमेशा थायमीन, और साइटोजीन के सामने हमेशा गुआनीन, और थायामीन के सामने हमेशा एडिनिन, और तो और एडिनिन के सामने हमेशा थायामीन आएगी। हमेशा क्या आएगी? थायामीन। तो लो जी, एडिनिन थायमीन रिपीट हो गए, तो यहां पर मैं कहूंगा कि साइटोजीन गुआनीन के सामने हमेशा साइटोजीन आएगी। ठीक है जी। और वॉटसन और क्रिक कहते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ा हुआ है। किसके जरिए जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। किसके जरिए बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। तो मैं यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड लिखने लगा हूं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने? एडेनिन और थायामीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो जी हां, एडेनिन और थायामीन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मेरे बच्चों, इसको डबल नहीं कहना आपने, क्योंकि डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। आपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहना है तो 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नाम लेंगे। तो एडेनिन और थायमीन के दरमियान हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। साइटोजीन और गुआनीन के दरमियान हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। फिर थायमीन और एडेनिन के दरमियान कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और गुआनीन और साइटोजीन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जी हां, दिस बेस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज एडेनिन के सामने हमेशा थायमीन, और साइटोजीन के सामने हमेशा गुआनीन, गुआनीन के सामने हमेशा साइटोजीन, और थायमीन के सामने हमेशा एडेनिन ही आता है। और एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि साइटोजीन और गुआनीन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और इस तरह ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में चिपके हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए। किसके जरिए बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए। और डीएनए का जो टोटल डायमीटर है, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देखूं,
तो दे आर, उसका 2 नैनोमीटर जो है वो बनेगी कि 2 नैनोमीटर अपार्ट हैं जी ये दोनों। और इसको बेस पेयर बोलोगे, बेस पेयर तो मैंने इस टाइम 4 बेस पेयर्स बनाए। कितने बेटा? 4 बेस पेयर्स बनाए। चले जी अब जरा बुक की रीडिंग कर लेते, अब मेरे बच्चों को सारी समझ में आएगी इंशाल्लाह ताला। तो जनाब 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया ये मॉडल नंबर 2, सारी समझ में आ जाएगी, मैं पूरी समरी दे रहा हूं आपको। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। नंबर 3 डबल हीलिक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डबल हीलिक्स। नंबर 4 फॉस्फेट शुगर की बैकबोन्स हैं, तो बैकबोन्स मेरे बच्चों को समझ लगी, सो दीज आर बैकबोन्स। तो फॉस्फेट शुगर्स की क्या है? बैकबोन्स हैं जो कि आउटसाइड आती हैं, तो आउटसाइड फॉस्फेट शुगर की बैकबोन्स हैं। और इनसाइड, अंदर की जानिब अगर देखें तो नाइट्रोजनस बेसिस इनसाइड है। मेरे साथ साथ बुक की रीडिंग करो। इनसाइड नाइट्रोजनस बेसिस है। नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्स बना रही हैं। एक स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस बेस है वो सामने वाले के साथ एक पेयर बना रही है, और वो पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए बना रही है। किसके जरिए? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमेशा एडेनिन के सामने थायमीन आती है, और थायमीन के सामने हमेशा एडेनिन, गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन, साइटोसिन के सामने हमेशा गुआनिन, और हां एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो यकीन जानिए कि पूरा लेक्चर मेरा ख्याल है 50 मिनट्स के लगभग होने वाला है। अगर मैं ये सारी तमहीद ना बांधता तो आपको ये छोटा सा पैराग्राफ जो कि वाटसन और क्रिक मॉडल का है, ये कभी भी याद नहीं था होना, लेकिन अब हमें ये याद हो गया है और हमें इस पर ग्रिप भी हो गई है। डन पुत्र। लें जी डीएनए रेप्लिकेशन इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में। इसी के साथ सर अफजल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह के ईमान में तुम लोग भी सब। खुदा हाफिज।